सुबह स्कूल जाने के लिए आकांक्षा तैयार हो ही रही थी कि तभी फोन की घंटी बज उठी। उसने तेजी से जाकर फोन को हाथ में लिया और बात करने लगी। माँ का फोन था। बोली, अस्पताल से बोल रही हूँ, तेरे बाबूजी सीढ़ियों से फिसल गए हैं, उनकी कमर में चोट आ गई है, तू जल्दी से अस्पताल आ जा। इतना सुनते ही आकांक्षा घबरा गई। फिर उसने अस्पताल का पता पूछकर फोन रख दिया और चिंतित होते हुए अनिकेत को प्रश्नवाचक नजरों से देखने लगी। अनिकेत को कुछ गड़बड़ समझ में आया तो उसने पूछा, क्या हुआ आकांक्षा? आकांक्षा ने सारी बात अनिकेत को बताई तो उन्होंने भी आकांक्षा को अस्पताल जाने की स्वीकृति दे दी। बच्चों को बस स्टॉप पर छोड़ती हुई आकांक्षा सीधी माँ के पास अस्पताल पहुंची और पूछा तो पता चला कि डॉक्टर ने फ्रैक्चर बताया है, ऑपरेशन करना पड़ सकता है। ऑपरेशन? आकांक्षा ने घबरा कर पूछा तो डॉक्टर ने उसके चेहरे की घबराहट देखकर कहा, हाँ, ऑपरेशन तो बहुत छोटा सा है, किंतु उनका ब्लड प्रेशर अधिक है और ऐसे हालात में उनका ऑपरेशन करना ठीक नहीं होगा, इसलिए आज यह संभव नहीं है। तब तक इनको हम वार्ड में शिफ्ट कर देते हैं। वार्ड में आते ही माँ ने चिंतित होते हुए कहा, नीलेश को संदेश भिजवा दो, छोटा सा तो ऑपरेशन है माँ। आकांक्षा बोली, इसमें भैया को तकलीफ देने की क्या जरूरत है? फिर अनिकेत भी तो है यहाँ, मैं अभी उन्हें बुलवा लेती हूँ। जब माँ ने जिद की तो आगे आकांक्षा कुछ नहीं बोली। बाबूजी शांति से बिस्तर पर लेटे रहे। फिर अनमने भाव चेहरे पर लाते हुए बोले, जैसा माँ कहती है कर लो बेटी, एक फ़ोन ही तो करना है। बाबूजी का ब्लड प्रेशर सामान्य नहीं हो रहा था, इसलिए अगले दिन भी ऑपरेशन टाल दिया गया। शाम को अनिकेत के साथ दोनों बच्चे बाबूजी से मिलने आए। दरवाज़ा खुलते ही बाबूजी की नज़रें उधर ही जा टिकी। फिर धीरे से तकिए पर सिर रखकर बोले, मैंने समझा नीलेश आया है, उसको फ़ोन तो कर दिया था ना, नीलेश आ जाता तो अच्छा था। उनकी आवाज़ में उदासी और वेदना के मिले जुले भाव थे। आकांक्षा नाराज होकर बोली, क्यों बाबूजी, मैं और अनिकेत तो है ना यहाँ, क्या हमारे होने का कोई अर्थ नहीं है? इतना सब करने के बाद भी बेटे का ही इंतजार है। उसे आपसे इतना ही प्यार होता तो यूं बुढ़ापे में छोड़कर ना जाता। माँ की अनुभवी नज़रों ने बेटे के चेहरे के सारे भाव पढ़ लिए थे। बात संभालते हुए बोली, नहीं बेटी, तेरे बाबूजी के कहने का यह मतलब नहीं था। नीलेश आ जाता तो तेरी अस्पताल की भाग दौड़ कम हो जाती। तू सिर पर खड़ी हो गई, क्या यह कम है? माँ ने बात तो संभाल ली, पर उन्हें उस घटना और समय की याद आ गई जिसके चलते उन्हें अपनी बेटी आकांक्षा के सामने सफाई देनी पड़ी थी। बाबूजी का छोटा सा परिवार था। उनके रिटायर होने वाले दिन सभी लोग जमा हुए थे। इतने साल कॉलेज में काम करने के बाद जब शाम को ढेर सारे उपहारों और गुलदस्तों के साथ बाबूजी लौटे तो माँ की आंखें भर आई थी। वह बरामदे में आराम कुर्सी पर टांगे फैलाकर बैठ गए। माँ, यह तो खुशी की बात है, बड़ी इज्जत से बाबूजी रिटायर हुए हैं, वरना आज के समय में तो। आकांक्षा बाबूजी के पास बैठती हुई बोली, बस अब तो आप आराम कीजिए बाबूजी। नीलेश बात काटता हुआ बोला, अकेले जीवन काटते काटते बाबूजी आप थक गए होंगे, अब मेरी बारी है, मैं आपको लेने आया हूँ। बाबूजी कुछ नहीं बोले, बस सोच में पड़ गए थे। यह तो ठीक है बाबूजी, आकांक्षा ने समर्थन देते हुए कहा, इस उम्र में बेटे के सहारे से बड़ा और क्या हो सकता है? इतने प्यार से बेटा बुला रहा है, 2 मंजिल का घर है, एकदम आज़ादी रहेगी। कुछ सोचकर बाबूजी बोले, आज ही तो रिटायर हुआ हूँ, बहुत सी औपचारिकताएं अभी बाकी है, पहले उन्हें तो पूरी कर लूँ। ठीक है बाबूजी, नीलेश बोला, मैं 10 दिन बाद आपको लेने आ जाऊंगा। बच्चों के जाने के बाद वे सोच में पड़ गए। फिर निर्णय लिया कि प्रेम से बुला रहा है तो चले जाना चाहिए। अब उसके पास जाने की ज़रूरत इसलिए भी थी कि कहीं अपना स्वार्थ भी छिपा हुआ था। माँ बाबूजी का सारा सामान बेटे के घर आ गया। उनकी उम्र को देखते हुए
नीचे के हिस्से में उनका सारा सामान किनारे से लगा दिया गया। उनका 4 वर्षीय पोता दिन भर अपने दादा दादी का मन लगाए रखता। बाबूजी सुबह बीते समय की तरह ही लंबी सैर करते और सामने बैठकर ही दूध निकलवा कर घर लौटते। शाम को भी यही कर्म रहता। अपने जीवन की अभी तक की एक ही ढर्रे पर चलने वाली निरस्ता को समाप्त होते देख बाबूजी को अच्छा लगने लगा था। नीलेश ने आते ही पहले दिन माँ से अनुनय भरे स्वर में प्रार्थना की थी। माँ, एक ही रसोई में खाना बनेगा, आपको यहाँ कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। खाने के अलावा जिस भी सामान की ज़रूरत होगी नीचे पहुँच जाएगा। किंतु बहू के व्यवहार में धीरे धीरे आता बदलाव माँ की अनुभवी नज़रों से छिप ना सका। नीलेश के ऑफिस जाने के बाद उसके व्यवहार में काफ़ी परिवर्तन आ जाता। वह कई बातें अनसुनी भी कर देती। बाबूजी ने एक दिन नाश्ता करते समय बहू को बताया कि दोपहर को खाने पर उनके कुछ पुराने साथी मिलने आ रहे हैं, इसलिए ज़रा अच्छा सा इंतजाम कर लेना। श्रुति की आंखें फैल गई, उससे रहा नहीं गया। बोली, बाबूजी, आए दिन कोई ना कोई तो आता ही रहता है। मेरी अपनी ज़िंदगी तो रह ही नहीं गई, मैं एकदम नौकरानी बनकर रह गई हूँ। बाबूजी बहुत चक्के होकर बहू के इस व्यवहार को देखने लगे। माँ ने संजतता बरतते हुए कहा, बहू, यह जीवन अभी तक तुम्हारे सहारे तो चला नहीं है, फिर हम लोग जहाँ रहेंगे वहाँ हमारे मिलने वाले भी आएंगे ही। भला इतना सब कहने की क्या ज़रूरत है? तुम छोड़ दो, हम अपना काम कर लेंगे। उनके अंतिम स्वर में कठोरता उभर आई। यह बात नहीं है माँ, नीलेश बात संभालते हुए धीरे से बोला। दरअसल काम की अधिकता के कारण यह घबरा सी गई है, सब ठीक हो जाएगा। मैं घबरा नहीं गई, श्रुति पलट कर बोली। दिन में कई बार चाय, समय असमय नाश्ते की फरमाइश, मेरा तो सहेलियों से मिलना ही छूट गया है। आप तो यहाँ होते नहीं। अच्छा, तुम दोनों चुप हो जाओ, बाबूजी कड़े शब्दों में बोले। मैं सब बाजार से ले आऊँगा। और नाश्ता बीच में ही छोड़कर वह नीचे आ गए। उनको अपना वजूद बिखरता सा नजर आने लगा। एक दिन खाने की मेज पर श्रुति और नीलेश की खाली प्लेटें देखी तो बाबूजी ने पूछ लिया, क्या बात है, तुम दोनों कहीं बाहर खाकर आए हो? नहीं बाबूजी, नीलेश थोड़ा हिचक कर बोला। हमने पिज़्ज़ा का ऑर्डर दिया है, बस आता ही होगा। तभी दरवाजे की घंटी बजी। माँ उठने लगी तो नीलेश बोला, माँ आप बैठो, मैं लेकर आता हूँ। अरे नहीं, तो क्यों उठेगा, बैठा रह, कहकर माँ दरवाजे तक गई। माँ, इसे हाथ ना लगाना। नीलेश की आवाज़ में कंपन था। क्यों, गरम है क्या? नहीं माँ, यह नॉनवेज है, नीलेश बोला। मैं तो मीट मछली खाता नहीं हूँ, कभी कभी श्रुति खा लेती है। नॉनवेज? माँ सिर पकड़कर सोफे पर बैठ गई और कहने लगी, जिस घर में प्याज लहसुन तक नहीं खाया जाता वहाँ अब नॉनवेज आ रहा है। माँ जी, मैंने घर में तो नहीं बनाया, श्रुति ने धीरे से कहा। वह भी करके देख लो बहू। माँ रो पड़ी और नीचे अपने कमरे में चली गई। माँ ने बाबूजी के कहने पर इन झंझटों और बढ़ते मनमुटाव से छुटकारा पाने के लिए अपनी रसोई अलग कर ली। नीलेश ने भी कोई विरोध नहीं किया। सुबह साथ साथ बैठने का जो कर्म बना था वह भी टूट गया। आकांक्षा माह में 1-2 बार आती। श्रुति का रूखा व्यवहार अब शुष्क होकर सामने आने लगा था। यहाँ आने की सारी खुशी सूखी रेत की तरह मुट्ठी से सरक रही थी। जल्दी ही बाबूजी को एहसास हो गया कि इस देहरी पर अब और सुख नहीं तलाशा जा सकता। संबंधों में गहराती दरार और श्रुति की शिकायतों से नीलेश गंभीर बना रहा। अचानक घर में आए इस अनपेक्षित व्यवहार से उसे घुटन सी होने लगी। बातों बातों में श्रुति की सारी बातें अनसुनी करते हुए एक दिन नीलेश बोला, माँ, बाबूजी को कुछ भी कहने की मेरी हिम्मत नहीं है, तुम्हारी सिर्फ सुनता रहता हूँ। इससे तो बेहतर है मैं कहीं और तबादला करा लूँ। पिछले सप्ताह बाबूजी ने 2 बार नीलेश को कॉलेज ले जाने को कहा तो वह टाल गया। बाबूजी को यह अच्छा नहीं लगा। स्वयं ही एक दिन ऑटो लेकर कॉलेज चले गए। शाम को उनके आने से पहले नीलेश घर पर था।
इतनी जल्दी भी क्या थी बाबूजी? जल्दी है, कब से कह रहा हूँ। 2 बार कॉलेज से बुलावा आ गया है, लाइफ सर्टिफिकेट देना है। बाबूजी, आप तो रिटायर हो चुके हैं और मुझे छुट्टी लेनी पड़ेगी। बाबूजी बेटे का चेहरा देखते रहे। कई कई छुट्टियां लेकर उसके प्रवेश के लिए चक्कर लगाए थे। पहली बार जब पढ़ाई के लिए हॉस्टल भेजा था तो कितने ही दिन धर्मशाला की टूटी चारपाई पर बिताए। तुम्हारे पास मेरे लिए समय ही कहाँ है। बाबूजी बिफर पड़े। बहू आए दिन किटी पार्टियों पर चली जाती है और मेरा सारा दिन मुन्ना और घर की रखवाली में बीत जाता है। क्या इस उम्र में यही काम रह गया है मेरा? क्या इसीलिए हमें यहाँ लाए थे? इससे पहले कि बाबूजी कोई फैसला लेते, नीलेश ने बताया कि उसका तबादला जयपुर हो गया है। उसने शायद अपने बाबूजी का मन पढ़ लिया था। जयपुर जाने से पहले नीलेश ने बेहद आत्मीयता से प्रार्थना की कि वे यहाँ से ना जाए। नीलेश के जाने के बाद बाबूजी माँ के साथ अकेले रह गए थे। आकांक्षा को भैया भाभी का यह व्यवहार न्याय संगत नहीं लगा था। वह कर भी क्या सकती थी? जब किसी के अंदर अपने बड़ों के प्रति भावना ना हो तो उसे उसमें ठूंसा तो नहीं जा सकता। बचपन की खट्टी मीठी यादों की छाया में पली आकांक्षा का मन बरबस माँ बाबूजी में समा रहा। क्यों नीलेश इस उम्र में उन्हें इस तरह अकेला छोड़कर चला गया? इतनी मिन्नतों के साथ यहाँ लाया था। भला बाबूजी को क्या कमी थी वहाँ? कितना दुख हुआ होगा उन्हें बरसों पुराने पास पड़ोसियों का, संगी साथियों का साथ छोड़ते हुए। शायद उससे भी ज़्यादा अब आकांक्षा सोचती रही। शायद इसी तनाव में माँ को मधुमेह ने आ घेरा। एक दिन आकांक्षा छुट्टी लेकर स्कूल से आ गई तो माँ ने उलाहना भरे स्वर में कहा, ऐसे भी भला कोई काम छोड़कर आ जाता है? तेरा भी स्कूल है, बच्चे हैं और अनिकेत क्या कहेंगे? अब आगे से इस तरह कोई बात तुझे नहीं बताऊंगी। माँ, अनिकेत ने ही यहाँ आने पर जोर दिया है। फिर बाबूजी की तरफ मुंह करके आकांक्षा बोली, बाबूजी, अनिकेत और मैं यही चाहते हैं कि अब आप हमारे साथ चलकर रहें। मैं आपको यहाँ अकेले नहीं रहने दूंगी। आपको लेने आई हूँ बाबूजी। बाबूजी ने समझाया कि यह इतनी बड़ी बीमारी नहीं है जितना तू समझती है। उनका सांत्वना भरा हाथ आकांक्षा की पीठ पर फिरा तो उसका कंठ अवरुद्ध हो गया। नहीं बाबूजी, माँ को डायबिटीज है। आप पहले से ही ब्लड प्रेशर के रोगी हैं। बाबूजी देर तक समझाते रहे कि बेटी के घर जाना ठीक नहीं। भरे कंठ से आकांक्षा घर वापस आ गई, किंतु माँ बाबूजी की चिंता उसे सदैव सताती रहती। माँ के मना करने पर भी आकांक्षा ने भैया को बाबूजी की हालात के बारे में बताया था, परंतु उसने अपनी व्यस्तताओं का ब्यौरा देते हुए माँ का ख्याल रखने को कहा। भाई के माँ बाबूजी के प्रति ऐसे निष्ठुर व्यवहार की आकांक्षा को आशा नहीं थी। इसीलिए आज जब बाबूजी सीढ़ियों से फिसल कर गिर गए थे तो माँ ने जब अस्पताल में नीलेश को फ़ोन करने के लिए कहा तो वह नाराज हो गई थी। सुबह ऑपरेशन के लिए जाते जाते भी बाबूजी की निगाहें दरवाजे पर नीलेश को देखने के लिए लगी रही। बाबूजी ऑपरेशन के लिए क्या गए, फिर लौट कर ही ना आ सके। माँ का सिंदूर देखते ही देखते पूछ गया। किसी को क्या पता था कि इस छोटे से ऑपरेशन में बाबूजी सदा के लिए रूठ कर चले जाएंगे। माँ का करुण क्रंदन संभलने में नहीं आ रहा था। किसी तरह अनिकेत ने धैर्य रखकर अस्पताल की सारी औपचारिकताएं पूरी की और बाबूजी का मृत शरीर घर आ गया। देर रात तक नीलेश भी श्रुति और मुन्ना के साथ जयपुर से आ गया। फटी आंखों से बाबूजी के शांत शरीर को देखता रहा और फूट फूट कर रो पड़ा हुआ। असमय ही अस्त हुए सूरज ने उसे भीतर तक अंधकार में ढकेल दिया था। तूने बहुत देर कर दी बेटा। कितना इंतजार करते रहे बाबूजी तेरा। 5 घंटे की दूरी पर थे तुम और आने में 5 दिन लगा दिए। माँ भावुक होकर बोली। माँ, पहले पता होता तो उसी दिन आ जाता। नीलेश सफाई देते हुए बोला। मैंने तो भाभी को बता दिया था। आकांक्षा ने हैरानी से कहा। क्या भाभी ने तुम्हें नहीं बताया? भाभी एकटक श्रुति की तरफ देखने लगे। वह धीरे से बोली। आकांक्षा ने बताया था कि बाबूजी सीढ़ियों से गिर पड़े हैं। मैंने सोचा
थोड़ी बहुत चोट आई होगी, ठीक हो जाएंगे। पिछली बातों को लेकर माँ के मन में गहरा अवसाद तो था ही, किंतु अपनी सारी वेदनाओं को भूलकर कठोर होकर बोली, लानत है तुम दोनों पर। इसी दिन के लिए पाल पोस कर बड़ा किया था तुमको, रोटी का एक एक टुकड़ा काट कर ऊंची से ऊंची शिक्षा दिलवाई थी। ना आने का बहाना था और आने के लिए निमंत्रण देना पड़ा। शर्म आनी चाहिए, ऐसा बेटा भी किस काम का जो बाबूजी को ऐसे हाल में छोड़कर चला गया। पता नहीं तुम्हारे बाबूजी तुम्हारा क्यों इंतजार करते रहे। बोलते बोलते माँ फफक कर रो पड़ी। उनकी तड़प से आहत होकर नीलेश का मन अपराध बोध से पीड़ित हो उठा। सभी क्रियाकर्म पूरा होने के बाद एक दिन माँ रोआंसी होकर बोली, मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहती, मुझे कहीं और छोड़ा। क्यों माँ? नीलेश रो पड़ा। क्या मैं इस योग भी नहीं रहा अब? बाबूजी तो रहे नहीं, किससे माफ़ी मांगू? कम से कम आप यूं छोड़कर तो मत जाओ। माँ ने बाबूजी की फूल चढ़ी फोटो की ओर बड़ी कातर आंखों से देखा, जैसे पूछ रही हो, यह किस धर्म संकट में डालकर चले गए आप? अंतिम समय मिल तो लिया होता। क्या करूं, कहाँ जाऊं? आपके बिना तो कहीं नहीं गई। फिर मैंने आकांक्षा के घर जाने का मन बनाकर बाबूजी का फोटो दीवार से उतार ही रही थी कि श्रुति पाँव में गिर पड़ी और बोली, माँ मत जाओ, एक बार, सिर्फ एक बार और मेरे कहने से रुक जाओ, हम वापस यहीं आ जाएंगे आपके पास। उसका विलाप माँ और आकांक्षा दोनों को रुला गया। साड़ी के पल्लू से आकांक्षा ने आंसू पोंछते हुए कहा, माँ भाभी की बात मान लो, अब यहीं रह जाओ। नीलेश पासी विनीत भाव से हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। कहानी के प्रति कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।